जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN स्टडी पर। तो कैसे हैं आप दोस्तों? इस वीडियो में हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में बिहार बोर्ड 10th क्लास में। ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग का है, तो इसको ज़रूर लगाइए। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप इसको अपने प्रैक्टिस के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है, और अपनी लेवल को जान सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ बिहार के बच्चे लगाएंगे, अदर स्टेट्स के बच्चे भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी बदला नहीं जाता है। क्वेश्चन जो होता है वही होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से 80 तक, यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कुल 80 क्वेश्चंस को, ठीक है, 1 से लेकर 80 तक है। इनमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। ये जब पूछा गया था पिछली बार 21 में, तो उसमें सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है। अब हालांकि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, अब जो प्रश्न संख्या बढ़ाई गई है, ठीक है, मतलब वो पूछने का। चलिए, कह रहा है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन, भोपाल गैस आपदा क्या थी? भोपाल गैस आपदा क्या थी, बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर, ऑप्शन बी कह रहा है कि मानव जनित आपदा या फिर ह्यूमन डिजास्टर, मतलब जो ह्यूमन वगैरह होता है। उसके बाद कह रहा है कि ऑप्शन सी सामान्य आपदा या फिर नॉर्मल डिजास्टर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है, अगर आप जानते होंगे तो आप सही उत्तर मारेंगे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, यानी मानव जनित आपदा थी, ठीक है। आपदाएं कितनी प्रकार की होती हैं? बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर, और एक होता है ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल क्या होता है? जो कुदरती रूप तरीके से, कुदरती रूप में उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक घटनाएं घटती रहती हैं, ठीक है, आपदाएं आती रहती हैं, ठीक है। वो प्राकृतिक रूप से होता है, उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन होता है, मतलब जो मानव होता है, मानव के द्वारा कहीं ना कहीं मानव का उसमें हस्तक्षेप होता है आपदा में, तो उसको बोला जाता है मानव जनित आपदा। जो मानव के द्वारा आपदा हो, आसान भाषा में समझ लीजिए, जो मानव के द्वारा, मानव के कृत्यों द्वारा जो आपदाएं घटित होती हैं उसको बोलते हैं मानव जनित आपदा, ठीक है। समझ गए? तो प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, ठीक है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि भोपाल गैस त्रासदी अग्नि क्या थी। दोस्तों, भोपाल क्या है आप समझ सकते हैं। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका एक शहर है, उसकी राजधानी भी है, ठीक है। तो भोपाल शहर में ही, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने के कारण क्या हुआ था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी, और इस तरीके से काफ़ी विश्व में भयानक एक त्रासदी के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है। तभी से इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो एक उसमें आता है क्वेश्चन हर बार कि किस गैस कारण हुआ था, तो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, याद कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है। देखिए, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? दोस्तों, भूकंप का जोन होता है, ठीक है, मतलब जिस मान लीजिए भारत का जो एरिया हो गया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो गया ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से। तो हर एरिया में जोन बांटे गए हैं कि किस एरिया में किस प्रकार का भूकंप आता है। कहीं भूकंप थोड़ा उसकी तीव्रता कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी तीव्रता के आधार पर ना उसके जोन बांटे गए हैं, किस जोन में कितनी अधिक तीव्रता की भूकंप आती है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, जोन 2 कह रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा है जोन 3, ऑप्शन बी कह रहा है जोन 4, ऑप्शन सी कह रहा है जोन 4, ऑप्शन डी कह रहा है जोन 5। बताइए दोस्तों, जोन जितना ही अधिक होगा ना उतना ही भूकंप की तीव्रता अधिक होगी, ठीक है। तो जोन 5 होगा, उसमें सबसे अधिक भूकंप आएगा, ठीक है, खतरनाक भूकंप आएगा। भाई, जितनी अधिक उसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता बताएगी, भूकंप उतना ही खतरनाक होगा ना, समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो जोन 5 होगा, जोन 5 का अक्सर कहाँ होता है, तो पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, भारत के जो नॉर्थ वाले हिस्से हैं, पहाड़ी इलाके, उसमें जोन 5 रखे गए हैं, ताकि उधर क्या होते हैं, अधिक भूकंप आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो ऊपर यूरेशियन प्लेट है और नीचे इंडियन प्लेट है, जाके टकराता है, तो अक्सर भूकंप, और ये टकराहट अभी भी जारी है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाता है इंडियन प्लेट, ऊपर से, और ऊपर से क्या होता है, जो यूरेशिया प्लेट है वो नीचे जाता है, तो दोनों में टकराव होता रहता है, बनता रहता है, इसलिए भूकंप आता रहता है अक्सर, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या, जब दोनों टकराते हैं तो अभी भी हिमालय का निर्माण जारी है, हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है, इस तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ऑप्शन सी, तटबंध, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। जो तटबंध होते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, उसके किनारे किस प्रकार की वनस्पति को लगाना चाहिए सघनता के रूप में, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर है ऑप्शन वो बी है, ठीक है। कटीली जो झाड़ियाँ होती है उसको लगाना चाहिए, ठीक है। मैंग्रोव तो भाई
कहाँ होता है, तो समुद्र के किनारे होता है अक्सर, ठीक है। आप देखे होंगे जैसे अभी सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, उस सुंदरबन में सभी मैंग्रोव, बहुत अधिक मात्रा में मैंग्रोव पाए जाते हैं। और सुंदरबन क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उसको सुंदरबन कहते हैं। समझ गए। बाकी ये होगा नहीं, और ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कटीली झाड़ियाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कह रहे हैं सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ किससे हम कहेंगे, जिसमें कृषि की, एग्रीकल्चर में सुखाड़ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कृषि सुखाड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्राकृतिक संसाधन। भाई प्राकृतिक संसाधन जो होता है वो मिट्टी होती है, जल होता है, पवन, सब इसका तो हम अपने आर्थिक कार्य में यूज करते हैं ना, ठीक है। वित्तीय संसाधन भी है, वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जैसे बैंक वगैरह जितने भी हो गए, ये जितने भी रजिस्टर्ड, जितने भी ऑथोराइज जितने भी होते हैं वित्तीय संस्थाएं, वो सब हो गई। पूंजी निर्माण भी होता है, लेकिन मानवीय संसाधन नहीं होता है, ठीक है। मानवीय संसाधन, ठीक है, जैसे जिसे मानव से काम लेना अक्सर, ठीक है, ये गैर आर्थिक है, कारक है। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। दोस्तों जो केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है ना, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनका जो गठन होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है, जिला स्तर पे होता है। बात समझ गए, कहाँ पे होता है, तो जिला स्तर पे होता है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आप समझ सकते हैं कि मिश्रित, हम जैसे ही बोले आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि मिश्रित मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों एक साथ चलेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, निजी होगा ही, सार्वजनिक होगा ही, सार्वजनिक कहें चाहे समाजवादी कहें, ठीक है। तो सार्वजनिक हो जाएगा, निजी हो जाएगा, और जब दोनों हो जाएगा तो आर्थिक नियोजन, जाहिर सी बात होगा, आर्थिक नियोजन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आर्थिक नियोजन, आर्थिक सुधार, कई नए नए उसमें सुधार किए जाएंगे इस तरीके से। तो हमारा तीनों ऑप्शन होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए ध्यान से, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा को या प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन सी कह रहा है कि मिडिल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी कह रहा है उच्च शिक्षा, और ऑप्शन डी कह रहा है तकनीकी शिक्षा। तो क्या होगा बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो प्राथमिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा है, वो मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है संविधान के थ्रू कि हमको क्या, हमको प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराई जाए। हमको ये अधिकार है, हमसे कोई अधिकार छीन नहीं सकता। हमसे कोई अधिकार छीनेगा कि हम पढ़ने, हमको कोई नहीं भेज रहा है, प्रारंभिक शिक्षा हमको कोई नहीं दे रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ, ठीक है। और हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, हमको पढ़ना है, ठीक है। एक से, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। तो जो प्रारंभिक होती है कहाँ से होती है, 1 से 5 तक जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, हमको इतना मिलना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, समझ सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको ये मिलना चाहिए, ये लिखा गया है फंडामेंटल राइट में भी लिखा गया है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी होता है उसमें भी लिखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 9 पे, ठीक है। तो यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। तो किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज जो प्रणाली सिस्टम आया, वो बताइए कौन समिति थी। तो ऑप्शन आपका जो बी है ना, वो बिल्कुल सही उत्तर है। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत 80 क्वेश्चन है, करने में बहुत बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हम बता देंगे। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आप आंसर कमेंट करके खुद से आप अपने आप को जांच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा है कि झारखंड राज्य कब बना था। दोस्तों जो झारखंड राज्य है ना, वो बना था 15 नवंबर 2000 को। कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। तो बी इज सॉरी सी इज द राइट आंसर। अभी जो आएगा 15 नवंबर, ठीक है। अभी कितनी तारीख है, अभी आज है कितना, तो 3 तारीख है ना, समझ सकते हैं, सॉरी 4 तारीख है, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था, ठीक है। तो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था, तब से बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया, ठीक है। तो अब देखते हैं बिहार का वर्तमान स्वरूप कब से है, तो 15 नवंबर 2000 से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो पॉलिटिकल
पार्टी जो होती है उन्हीं को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन ये नहीं कि आप सिर्फ बिहार के हैं तो सिर्फ बिहार के लगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। तो इसको अगर आप तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव की, तो उसको आप इसको जरूर लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। कह रहा है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों इसका सबसे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी पानी की कीमत वृद्धि। भाई अब समझ सकते हैं कि पानी क्या है। पानी कुदरत का नियामत है, सबके लिए पानी सेम है। ठीक है, पानी कोई किसी से नहीं छीन सकता है। भाई अब पानी की कीमत आप वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात क्या है, जनसंघर्ष तो होगा ही, प्रोटेस्ट तो होगा ही। ठीक है, तो पानी की कीमत वृद्धि कारण क्या हुआ था बोलिविया में जनसंघर्ष। बोलिविया एक्चुअली क्या है, एक देश है जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, समझ सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दोस्तों जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो किस पर लागू होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन है ए। ठीक है, ऑप्शन क्या है ए, यानी जितने सांसद और विधायक होते हैं, जिस एमपी और एमएलए जितने होते हैं उन्हीं पर लागू होता है। ठीक है, एमपी होते हैं सेंट्रल लेवल पे और जो एमएलए होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। एमएलए विधानसभाओं के होते हैं और एमपी संसद के होते हैं। संसद में जो होता है राज्यसभा और लोकसभा उसके होते हैं। बात समझ गए, मतलब मेंबर होते हैं दोनों के। ठीक है, चलिए तो अभी जान लेते हैं कि कानून क्या है। जो दोस्तों जो है ना दल कानून, ये 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जब ये पूछा गया है तो इससे रिलेटेड इसको पूछ सकता है। तो 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 में इसको लाया गया था। ठीक है, ठीक है ना, 52वें संविधान संशोधन 1985 में इस कानून को लाया गया था। इसके थ्रू ये तय किया गया कि कोई भी सांसद है या फिर कोई भी एमएलए है, विधायक है, ठीक है, वो उसकी मतलब मनमानी को रोका जाए, वो अपने मन से ऐसे ही ऑटोमेटिक क्या हो कि अपना दल छोड़ के किसी दल में शामिल ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए इस कानून को लाया गया था। ठीक है, हालांकि कुछ इसके शर्तें भी हैं कि कितने विधायक निकलेंगे और किसी और पार्टी में शामिल होंगे तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, कोई लगाम नहीं रहेगा। तो इसमें ये सब लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका होगा आंसर क्या, ऑप्शन ए, सांसदों और विधायकों पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए ध्यान से, क्या रहा है क्वेश्चन 14 कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था। कथन किसका है भाई, सबको पता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी अब्राहम लिंकन का कथन है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। जो पंचायती राज जो व्यवस्था होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसका निम्नतम स्तर क्या होता है। ठीक है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसका निम्नतम स्तर सबसे बॉटम पे होता है, वो होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है, तो ग्राम पंचायत होता है। समझ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ग्राम पंचायत। ठीक है, ठीक ना। उसके ऊपर क्या होता है, पंचायत समिति होती है, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, जिला परिषद होती है, इसको बोलते हैं जिला लेवल पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है, देखिए ध्यान से, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। जो नगर पालिका है संविधान में दिया गया है, काफ़ी बाकायदा उसके लिए विस्तारित उस पर प्रावधान किए गए हैं। तो ये नगर पालिका जो है वो किस अनुसूची के तहत लाया गया था, बताइए किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सबसे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 12वीं जो अनुसूची है, सबसे जो लास्ट। कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं भारत में वर्तमान में, तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो 12वीं जो अनुसूची है वो क्या है, किससे संबंधित है, वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, जो 11वीं है वो किससे संबंधित है, तो वो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। और जो 10वीं है वो किससे संबंधित है, वो दल बदल कानून, जब ने बताया था पहले, वो दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था और 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है, इस बात समझ गए। और जो 9वीं अनुसूची है वो किससे है, वो प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था उसके तहत इसको लाया। ठीक है, बात समझ गए। चलिए, मतलब उस संविधान संशोधन के थ्रू जितने भी कानून हुए उसको इस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बात समझ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेजनी ने की थी, मेजनी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको पढ़ते नहीं, याद नहीं करते, कहते हैं कि इससे क्या होगा। भाई अगर आप 10th कर ले रहे हैं, 12th कर रहे हैं,
अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप इंटर भी किए होंगे, आर्ट्स लिए होंगे, आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन तभी आर्ट्स ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अगर आपके ये सब तैयार है तो आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ईजिली बीट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे ना तो उसमें जीके जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये सब जीके जीएस ही है, तो आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इस सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 10th में तो काम देगा, ये आगे भी काम देगा, ठीक है। आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मेहनत तो कहीं कहीं भी लगता है भाई, लेकिन आप आगे बहुत कम मेहनत में ही आप बहुत अच्छा चीज़ अचीव कर पाएंगे, समझ गए। तो इसको प्लीज़ देखिए और लगाइए क्वेश्चंस को, जितना हो सके उतना इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। जो वियना कांग्रेस हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो चेयरशिप किसने की थी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मेटरनिक ने की थी। किसने, तो मेटरनिक ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लाया गया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट लाया गया था 1881 में, 1881 में, ठीक है, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, कह रहा है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष हुआ था ब्रेडन वुड्स, तो ये हुआ था 1944 में, 1944 में। और इसी के द्वारा दो विश्व जो संस्थाएं हैं, विश्व की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, कौन कौन, तो विश्व बैंक और IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है IMF, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, ये लाए गए थे इस ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के तहत, दोनों लाए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, कह रहा है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदली थी, वो अपनी भाषा में बदल दी थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी अमृत बाजार पत्रिका ने, ठीक है। इसी ने क्या किया था, वर्नाकुलर एक्ट प्रेस लाया गया था, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ था, जितने भी समाचार पत्र जो भारत में प्रकाशित हो रहे थे उन पर लगाम लगाने के लाया गया था। तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ये अपना भाषा बदल दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो ये कंबोडिया में। ये किस भगवान के लिए समर्पित है, तो एक विष्णु जो भगवान है उनके लिए समर्पित है ये मंदिर, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जालियांवाला बाग, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे, तो जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में, वहीं पे ये घटना घटी थी, ठीक है, बात समझ गए। अब इसके लिए बहुत वो है, ठीक है। एक लाया गया था, एक काला कानून जिसको बोलते हैं, रॉलेट एक्ट लाया गया था, उसके तहत दो लोगों को, सत्यपाल एम सैफुद्दीन किचलू को पकड़ लिया गया। हाँ, तो क्या हुआ था, उसके अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और उसी बाग के अंदर चारों तरफ से क्या था, बाउंड्री था, और एक साइड से रास्ता आने जाने का, और उसके अंदर लोग बैसाखी का मेला लगा था, और उसी में कुछ लोग अपने साइड बैठ के अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। बस वो आ गया जनरल डायर, गेट पर ही खड़ा था और अपने सैनिकों को एक लाइन में कहने को कह दिया, और जो सैनिक थे वो बस बोल दिया, बस वो एकदम फायरिंग करना शुरू कर दिया। और जितने वहाँ पे लोग थे, बच्चे से बूढ़े तक जितने, सब फायरिंग के गोलियों से मतलब उनको छल्ली कर दिया गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे कुआं थे उसमें गिरे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अभी भी वहाँ की वो निशानियाँ वहाँ पे कायम बरकरार है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, कभी जाना तो देख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहा है हीराकुंड बांध बना है, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है, तो वो महानदी पर है, उड़ीसा में, कहाँ पे है, महानदी पर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, कह रहा है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। बिहार में जो रेल वर्कशॉप है वो है जमालपुर में, कहाँ पे है, तो जमालपुर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, कि कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। जो कांटी तापी विद्युत परियोजना है वो है मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में है स्थित है। चलता है क्वेश्चन नंबर 28 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का आपदा। दोस्तों ये जितने क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रहा हूँ बिल्कुल राइट है, और कहीं भी गलत हो सकता है, ठीक है, अदर बुक्स में वगैरह में, लेकिन यहाँ पे सब राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, रासायनिक दुर्घटनाएं, भाई रासायनिक दुर्घटनाएं कैसे होती हैं, भाई यहाँ पे रसायन कौन बनाएगा, तो हम बनाएंगे, और रसायन कोई बनाने के बाद से उसके द्वारा हम दुर्घटनाएं करेंगे, हम मतलब लोग, ह्यूमन करेगा ना। तो रासायनिक दुर्घटनाएं भी जितने होती हैं अक्सर ह्यूमन के द्वारा होती हैं, तो वो हो गया मानव जनित आपदा, ये होगा नहीं। बम विस्फोट, भाई बम बना के विस्फोट करने भी तो क्या मानव ही करता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हो जाएगा मानव जनित। यहाँ पे आग लगाना या आग लगना, ठीक है, आग लगना अक्सर
मानव के द्वारा ही होता है। भाई कभी कभार जंगलों में आग खुद ब खुद लग जाते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे तूफान चलते हैं तो पेड़ की टहनियाँ आपस में टकराती हैं, उनमें चिंगारियाँ होती हैं और फिर आग लग जाता है। वो हो गया मानव जनित, वो हो गया प्राकृतिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आग लगना कहीं कहीं ज़्यादा ये संभावना होती है कि वो होता है ह्यूमन के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आग लगना हो गया और रासायनिक दुर्घटनाएं होगी, बम विस्फोट हो गया, ये सभी क्या है, मानव जनित है। हमको क्या बताना है, प्रकृतिक बताना है। तो भूकंप बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, समझ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, सबसे पॉपुलर जो सोर्स है संचार का, कम्युनिकेशन का, वो क्या है अभी अभी के टाइम में। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज और राइट आंसर, मोबाइल है। मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है। कोसी जो होती, कोसी नदी है बिहार के बीचों बीच में है, ऊपर से आती है नीचे जाके गंगा में मिलती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिल्कुल वो है ऑप्शन डी, ठीक है। यानी ऑप्शन डी कहने से मतलब मेरा है क्या है, तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन डी कहने से मतलब है यानी अधिक वर्षा भी होती है। जाहिर सी बात है कि बिहार के नॉर्थ वाले हिस्से में, ठीक है, यानी जो गंगा गुजरती है वो बिहार को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है, दो मतलब बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण बिहार को। तो उत्तर से आती है कौन, कोसी नदी, तो ठीक है, जाहिर सी बात है उत्तर में अधिक वर्षा भी होती है, तो वर्षा तो है ही कारण, ठीक है। अ, दूसरी बात है कि हिमालय की बर्फ का पिघलना, भाई हिमालय दिनों दिन पिघल रहा है, ठीक है, हर पल पिघल रहा है। क्यों, क्योंकि अधिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, भाई गर्मी होगा तो बर्फ पिघलेगा, जैसी बात है। अगला है कि नदी में गाद जमना, भाई नदियों में क्या गाद जम गया, ठीक है, हिमालय से आती है कुछ गाद और नदियों में जम जाती है। फिर बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, फिर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कूड़े करकट संभल वगैरह उसी में डालते हैं, तो क्या गाद जो नीचे उसका तली है उस पर गाद जम जाता है। जब भाई गाद जमेगा तली में तो भाई पानी का जो लेयर ऊपर उठेगा, उठेगा ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आसपास एरिया में बाढ़ आना तो तय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी सभी हो जाएगा, इसका कारण है बाढ़ आने का कोसी नदी में, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर हम 31 पे। कह रहा है महासागर की तली में होने वाले कंपन का कारण क्या है। महासागर की तली में, जो महासागर होते हैं उसके तली में, उसको बोलते हैं नीतल, ठीक है। तो उसके तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है ये कि क्या होता है, भूकंप, सॉरी उसको सुनामी कहते हैं। मतलब उसके तली में कोई कंपन होता है तो पानियाँ हिलोर मारती है ना, पानियाँ बहुत ऊपर उठता है और गिरता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सुनामी होता है। सुनामी का वो एक परिणाम होता है जब महासागर की तली में कोई भूकंप वगैरह, कंपन वगैरह होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए ध्यान से, कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है पारित किया गया था 1986 में, ठीक है। कंज्यूमर के अधिकारों के संरक्षण के लिए, या कंज्यूमर्स का जो है उसका कहीं भी किस तरीके से धोखाधड़ी ना हो, उस पर उनको ठगा ना जाए, तो इस तरीके से क्या उनके संरक्षण के लिए कानून लाया गया था 1986 में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। भाई कृषि है, एग्रीकल्चर इस टॉप पे है, ठीक है, बिहार में इससे ही क्या है, जीवन यापन का मुख्य साधन है, ठीक है। अब तो खैर कम हो रहा है, पहले ज़्यादा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। भाई इस बात, कृषि क्षेत्र के अंग है क्या है, तो कृषि किस में आता है, तो आता है प्राथमिक में। किस में आता है, तो प्राथमिक में आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 36 पे। कह रहा है देखिए ध्यान से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो आज़ादी के बाद हमको क्या था, तीव्र आर्थिक विकास करना हमारा लक्ष्य, रोजगार सृजन, रोजगार एम्प्लॉयमेंट सृजन, ठीक है। अगला निर्धनता उन्मूलन, जितनी भी गरीबी है उसको कम करना, और जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो कह रहा है 37 क्वेश्चन नंबर, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहते हैं, इकोनॉमिकल कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहते हैं बताइए। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी मुंबई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मुंबई। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जितने जितने भी आर्थिक संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं वो कहाँ पे हैं, तो मुंबई में है। जैसे मान लीजिए आरबीआई हो गया, कौन हो गया, आरबीआई हो गया, मुंबई में है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंसेक्स जितने भी होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे जितने भी होते हैं सेंसेक्स वगैरह में, जैसे बीएसई हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एनएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी कहाँ है, सब मुंबई में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से तो बोलते हैं हम वित्तीय राजधानी इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 38 पे। तो आपको सामने क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोने की जेवरों की शुद्धता को माप, मतलब जानने के लिए कितना अधिक शुद्ध है,
किस मानक चिन्ह का? तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हॉलमार्क लिखते हैं, हॉलमार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते होंगे 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक है, ठीक है, वो नॉन मेटल खनिज है, बताइए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस से भाई, यहाँ पर निकल क्या धात्विक है, टीन भी क्या धात्विक है, सोना भी क्या धात्विक है, तो अभ्रकीन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जो लेनिन था इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ठीक है, 1924 में। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर है 42 पे कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में ना फ्रांस जो था वो सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन 46, तो आपके सामने क्वेश्चन 43 कह रहा है, संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको आंसर पता है तो अपना आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी है। ठीक है, 1975 में हुआ था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब, मतलब किसने की थी? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती में, और ये 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में आर्य समाज था इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और 1875 में की थी। ठीक है, 75 में। तो क्वेश्चन नंबर हम 45 पे कह रहा है पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, टॉमस निकोमेन ने। आप कभी भी जेम्स वाट मत लगाइए जब पहला आएगा तो। ठीक है, पहला आएगा किसने किया था? तो टॉमस निकोमेन ने किया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, घबराना नहीं है क्वेश्चन से, बिल्कुल सही उत्तर क्या है? तो टॉमस निकोमेन है, याद रखिएगा, विश्वास करिए। चलते क्वेश्चन नंबर हम 46 पे कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंग्रेजी में हुआ था मराठा का। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर हम कितना पे? तो 47 पे कह रहा है निम्नलिखित में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? सबसे अधिक कठोर, तो ऑप्शन में जितने भी हैं उन सब में सबसे अधिक कठोर होता है तो हीरा होता है, डायमंड होता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन 48 कर रहा है कि रबर की खेती के लिए भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की जो खेती होती है वो भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी केरल में की जाती है, केरला स्टेट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऑप्टिमल स्टेट है। ठीक है, वहाँ पे इसकी की जाती है खेती रबर की। चलते क्वेश्चन नंबर हम 49 पे कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कान्हा जो नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। चलते क्वेश्चन नंबर हम 50 पे कह रहे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मयूर है, पिकॉक, मोर किसे बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी का होता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर हम 52 पे कह रहा है दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की, नॉर्थ की नहीं, दक्षिण भारत की। ठीक है, इस तरीके से हम बनाए ऐसे भारत का मैप। ठीक है, ऐसे। तो दक्षिण में यहाँ पे नदी है, ठीक है, तुंगभद्रा, जो कृष्णा की सहायक नदी है, जो कृष्णा रिवर है। ठीक है, वो क्या है, वो उसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे तुंगभद्रा नदी जो घाटी है परियोजना वो दक्षिण भारत की है, दक्षिण में है। ठीक है, समझ सकते हैं, मतलब जो कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका में पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे 53 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या है 53। देखिए बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? बिहार में ताप विद्युत केंद्र है वो है कहाँ पे? ऑप्शन बी, नहीं, बरौनी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है जूट उत्पादन में कौन सा देश सबसे अग्रणी है विश्व में? ठीक है, सबसे अग्रणी, सबसे अधिक जो करता है उत्पादन कौन करता है? तो करता है भारत, लगभग 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो कौन करता है? तो भारत करता है, 60% करता है टोटल अकेले भारत। उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद चीन का स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 55 पे कह रहा है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा जो ऊन है उसका स्रोत क्या है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़ से, कि बकरी से, कि खरगोश से, कि इनमें सभी से? कोई नहीं से, बताइए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। चलता है क्वेश्चन नंबर हम 56 पे कह रहा है कि नागार्जुन श्रीशैलम सागर होता है परियोजना किस नदी पर बनी है, बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, कृष्णा रिवर बनी है, कृष्णा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, कृष्णा रिवर पे।
ये तेलंगाना स्टेट पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो चलते हैं 57 पे। कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना गठन कब किया था। जो समाजवादी पार्टी है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो बताइए इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1992 में हुआ था। 1992 राइट आंसर, 1992। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 58 पे। कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र होता है, आप इसको इकोनॉमिक्स नहीं कह सकते इंग्लिश में। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लिखाएगा इंग्लिश में अर्थशास्त्र ही, इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे उसको हम, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक उसका लेखक कौन है, तो है ऑप्शन बी, ठीक है। तो कौटिल्य ने, इसका नाम दो और है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है और चाणक्य है, तीन नाम मिलने हैं, इसके याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 59 पे। ध्यान से कह रहा है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, ये हिस्ट्री का पोर्शन है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी भाषा के आधार पर क्या हुआ था, सामाजिक विभाजन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 पे कह रहा है कि भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो भाई भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, जातिवाद है, कास्टिज्म है, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे जो भिन्नताएं होती हैं वो है, संप्रदायवाद है, कम्युनलिज्म है, ठीक है, ये सब है थी, जिससे क्या सामाजिक समस्या ये उत्पन्न होती है अक्सर भारत में। तो ये सब है, जातिवाद है, भाषावाद है और संप्रदायवाद सब है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 61 पे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो आया था 1990 में अस्तित्व में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, तो 62 पे। कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है। भाई आप जानते हैं बिहार में सब मनाया जाता है, दुर्गा पूजा भी होता है, छठ भी होता है, दीपावली भी होती है, और विशेष तौर पर बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सब होते हैं पर्व, बहुत ही प्रसिद्ध है बिहार के लिए। दुर्गा पूजा, छठ तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, दीपावली होता है, सब होता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 पे। कह रहा है बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर, ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे इसको ना, आंसर क्या हो जाएगा हाजीपुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, 64 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। भाई गंगा बहती है, कोसी बहती है, गंडक बहती है, गोमती नहीं बहती। गोमती यूपी में बहती है, गोमती के किनारे कौन है, लखनऊ सिटी बसा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 65 पे। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग जो आंदोलन था, असहयोग नॉन कोऑपरेटिव, कोऑपरेट जो मतलब मूवमेंट था, ठीक है, वो क्या था बताइए। तो कब हुआ था एक्चुअली, तो ये हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग जो आंदोलन था कब हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें मेनली किसकी भूमिका थी, तो महात्मा गांधी की भूमिका थी, ठीक है, महात्मा गांधी की, उन्होंने इसको शुरू किया था। मैंने जो आंदोलन तो करेंगे हम, जो जितने भी ब्रिटिशर्स के काम थे वगैरह थे, उसमें हम भारतीय कुछ भी सहयोग न करेंगे, हम ये सहयोग न करना ही एक आंदोलन था उसमें, ठीक है। चलिए मतलब सहयोग ना करेंगे तो भाई उनका काम रुकेगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरीके से वो आंदोलन था, ठीक है। हालांकि उसको 1922 में वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उसमें पुलिस जो स्टेशन था उसको, जो भारतीय प्रोटेस्टर्स थे, जो विरोध करता थे, वो क्या किए थे, उसको जला दिए थे स्टेशन को, चौरी चौरा में। तो वहाँ पे लगभग 20-22 से जो पुलिसकर्मी थे वो जल गए थे, मर गए थे। इसलिए महात्मा गांधी जी को 5 फरवरी 1922 को तो घटना घटी थी, उसके बाद से इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था, ठीक है, और उनको जेल जाना पड़ा था, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि 66 पे कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया। तो जो इसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही उत्तर है, अमेरिका ने। किसने किया था, अमेरिका ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 पे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की थी, घोषणा की थी, खुद कर दी थे, ठीक है। तो लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको, मतलब उन्होंने इसको बात बोला था, और वहीं पे उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम पूर्ण स्वराज लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम 68 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, तो 69 पे। कह रहा है भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था। तो आर्थिक सुधार जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे वो 1991 में लाए गए थे, यानी 1991 में लाए गए थे। इसमें एलपीजी लाया गया था, इसमें इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। ये तीन जो मेनली शब्द लाए गए थे, ये काफ़ी अहम शब्द है। इसके थ्रू किया गया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, 1991 से, ठीक है ना, बात समझ गए। चलते क्वेश्चन नंबर हम
70 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन में कह रहा है 70, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या संस्थाओं का अधिकार होता है? भाई जिस अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का अधिकार अधिक होगा, भाई वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? तो निजी अर्थव्यवस्था होगी, समझ रहे हैं ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूंजीवादी या निजीवादी, ठीक है, निजी या फिर पूंजीवादी उसको कहते हैं, समझ रहे हैं? तो चलते क्वेश्चन नंबर हम 78 पे कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? भाई विनिमय का, जिसमें हम क्या करते हैं, खरीद बिक्री, विनिमय एक्सचेंज वगैरह करते हैं, तो इनमें सबसे अधिक माध्यम क्या होता है? और उसका सर्वोत्तम जो माध्यम है विनिमय का, हम पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पैसा मतलब मुद्रा, जो भी हमारा मुद्रा है रुपया, वो क्या है अभी? विनिमय का हमारा सर्वोत्तम माध्यम है इंडिया का। तो क्वेश्चन नंबर हम 72 पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रीजनल रूरल बैंक जिसको बोलते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी, ठीक है, 75 में। क्वेश्चन नंबर हम कितना पे? 73 पे कह रहा है एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैंगनीज का होगा नहीं, टिन का होगा नहीं, लोहा का होगा नहीं, भाई एल्यूमिनियम उद्योग है तो उसमें बॉक्साइट का तो ये होगा। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो उसी का होगा बॉक्साइट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 74 पे, कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है ये भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, असम में, असम में है, ठीक है, ठीक ना, असम में। चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है जिसकी पुनरावृत्ति ना हो सके? ठीक है, तो क्या है? कोयला, ठीक है, कोयला भाई को जलाएंगे खत्म हो गया, उसको दोबारा बार बार थोड़ा ना उसको जला सकते, कोयला को खत्म हो गया। लेकिन जल है, जल तो भाई इसका तो कोई मतलब कहा नहीं है जल कब खत्म होगा, जल आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। सौर ऊर्जा तो है, सौर ऊर्जा तो भाई कायम है, पवन तो हवा चल रही है अक्सर, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये सभी हैं, इनसे जो ऊर्जा मिलती है, बाकी हम जो बताया 3 में, ये जल, सौर और ये पवन, ये सभी नवीकरणीय है, क्योंकि इनसे पुनः ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कोयला से नहीं होता, कोयला एक बार जला उसके बाद खत्म हो जाता है, तो वो अनवीकरणीय हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर हम कितना पे? तो 76 पे कह रहा है इन्नौर पत्तन, जो इन्नौर पोर्ट है वो किस राज्य में है? तो भाई किस में होगा? तो तमिलनाडु में होगा, किस में होगा? तमिलनाडु में होगा। चलते क्वेश्चन नंबर हम 77 पे कह रहा है किस नगर में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा शहर है, सिटी या नगर है जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वो बेंगलुरु को, क्या बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली, ठीक है। सिलिकॉन वैली भारत का और विश्व का कौन है सिलिकॉन वैली? तो सैन फ्रांसिस्को है, उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सैन फ्रांसिस्को है जो US में है और वेस्ट US में है, ठीक है, और भारत का कौन है? तो बेंगलुरु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार झील भी है, वो केरला में है। कहाँ पे है? केरला में, स्टेट ऑफ केरला। चलते हैं, और पेरियार नदी भी है यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, कह रहा है कि निम्न में से इसको आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 कि निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? दोस्तों केरल में होगा नहीं, कर्नाटक में होगा नहीं, उत्तर प्रदेश में होगा नहीं, तो MP हमारा राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो वन का विस्तार है, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो MP में ना मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक वन है। अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी 2000 कितना वाला, 21 वाला, ठीक है, तो उसमें भी क्या कहा गया था? तो ये, ठीक ना, जो MP है उसमें सबसे अधिक वन का विस्तार है क्षेत्रफल के हिसाब से। समझ के बात को ना, बात समझ गए ना, कि टैक्सोल का उपयोग होता है। जो टैक्सोल होता है वो हिमालय क्षेत्रों में पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, हिमालय रीजन में। तो उसका प्रयोग किस में किया जाता है बताइए? ये एक औषधि है टैक्सोल एक्चुअली। तो इसका उपयोग होता है कैंसर वाले जो मरीज होते हैं उनको कैंसर से निजात दिलाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग होता है टैक्सोल का। तो गाइस ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आ रहे हो, कितने आ रहे हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट में वीडियो में मिलेंगे फिर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको चैनल सब्सक्राइब और बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना मैं डालूंगा वीडियो वो आप पे जल्दी पहुंच जाए और आपको देख सकें, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए ज़रूरी है, कॉम्पिटेटिव वाले की और किसी बोर्ड के लिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। चलते हैं, बाय।